साधारण सी आदिवासी लड़की जो बाल विवाह की कुप्रथा की शिकार होकर पहले दैविक शोषण के भयानक भंवर में जा गिरी, इसके बाद ससुराल और मायके के उपेक्षा ने उसे सभ्य समाज के उन पैतरों का अच्छी तरह अनुभव करा दिया जिसके आड़ में समाज हर रोज मानवता का गला घोटता है। अपनी जिंदगी की कड़ी धूप में उसे छांव का ऐसा एहसास शायद कभी हुआ हो। बिरादरी के दम ने उस पर इतना अत्याचार किया कि उस कड़ी धूप में उसके शरीर से पसीने की जगह लहू बहा करता था। जब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो गई तब बंदूक उठाकर रक्त की नदियां बहा दी। हम बात कर रहे हैं अपने समय के सबसे खतरनाक दस्यु सुंदरी फूलन देवी की। हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे आप समाज की विकृति को समझ पाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी अपील है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फूलन देवी की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से, जहां गोराहा का पूर्वा नामक एक छोटा सा गांव है। गंगा के जलोढ़ मैदानों पर 4549 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला जालौन जिला उत्तर में यमुना नदी द्वारा सीमाबद्ध है। यह गाँव फूलन देवी के नाम से जितना प्रसिद्ध हुआ उसके पहले उतना ही गुमनाम था। फूलन देवी के पिता देवी दीन मल्ला के परिवार में पत्नी के अलावा 4 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ी लड़की थी, उसके बाद 2 लड़के थे और तीनों में सबसे छोटी फूलन देवी थी। देवी दीन मल्ला के पास जमीन का छोटा सा हिस्सा था जिस पर खेती किया करते थे। किसी तरह घर परिवार चलता था, बाकी नाव चलाकर भी परिवार का भरण पोषण करते थे। फूलन के पिताजी जिस बिरादरी से आते थे, गरीबी से ज्यादा गरीब परिवार था। फूलन देवी का नेचर गलत काम के लिए चुप रहने का नहीं था, बल्कि पलटकर बराबरी से जवाब दिया करती थी। मौका पड़े तो लड़ने भी लगती थी और अगर मारपीट की नौबत आ जाए तो पीछे भी नहीं हटती थी। फूलन देवी के पिता के पास जो जमीन थी उसके कुछ हिस्से पर चाचा ने कब्जा कर रखा था। फूलन के घर में इसकी शिकायतें मारपीट की आने लगी। आगे चलकर फूलन देवी के दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। फूलन के चाचा जमीन के लिए उन्हें परेशान करने लगे। इसके जवाब में फूलन देवी डटकर खड़ी रहती थी और अपने पिता को भी चाचा का विरोध करने के लिए कहती थी। इसको लेकर पिता और पुत्री यानी फूलन में झगड़ा हुआ करते थे। फूलन के पिता देवी दीन मल्ला फूलन का विवाह बगल गांव के पुट्टी नामक व्यक्ति से कर दिया, जो फूलन की उम्र से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। जब फूलन की शादी हुई तो फूलन की उम्र 11 साल थी और पति की उम्र 33 साल थी। पहले के समय नाबालिग शादी होने के बाद गौना रखा जाता था, लेकिन फूलन के पिता बिना गौना के ही पुट्टी के घर भेज दिया करते थे और पति उसका शारीरिक शोषण करता था। ऐसा कई बार हुआ। एक बार तो फूलन जब अपने ससुराल से मायके आई तो उसके पिता ने अंगूठी की चोरी में पुलिस थाने में कंप्लेन कर दिया और फूलन 3 दिन तक थाने में रही। वहां भी शारीरिक शोषण किया गया। उसके बाद फूलन के पिता उसे ससुराल भेज दिए, लेकिन उसके पति पुट्टी लाल ने दूसरी शादी कर ली थी और उस समय भी ससुराल में फूलन के साथ मारपीट हुआ। फूलन ससुराल से अलग हो गई और उसके पिता भी साथ नहीं दे रहे थे। अब तक फूलन के साथ जो भी हुआ तमाम घटनाओं ने फूलन को बागी बना दिया। इसके बाद फूलन का संपर्क अजनबी लोगों के साथ हुआ। जो लोग अलग रास्ता फूलन को दिखाने लगे। जो अजनबी लोग थे वो अभी मल्ला जाति के थे, मगर चंबल के बिहड़ों में डकैतों के संपर्क में थे जो उनके लिए काम करते थे। फूलन का संपर्क बाबू गुर्जर गैंग से हुआ। इस गैंग में बाबू गुर्जर के बाद विक्रम मल्ला का नंबर था। विक्रम मल्ला को फूलन के बारे में पता था, लेकिन बाबू गुर्जर की नजर फूलन पर अच्छी नहीं थी। एक दिन बाद गुर्जर फूलन के साथ संबंध बना रहा था, तभी अर्जुन मल्ला देख लिया और बाबू गुर्जर को गोली मार दी। बाबू गुर्जर गैंग में अधिकतर मल्ला और राजपूत थे। विक्रम मल्ला फूलन देवी के प्यार के चर्चे मशहूर होने लगे। फूलन की ट्रेनिंग विक्रम मल्ला ने दिया। मल्ला और राजपूतों में गैंग वर्चस्व की लड़ाई होने लगी। बाबू गुर्जर गैंग के राजपूत लालाराम और श्री राम को पुलिस उठा ले गई थी। कुछ दिनों के बाद लालाराम श्री राम छूटकर आए तो गुर्जर गैंग के दूसरे लीडर विक्रम मल्ला की हत्या कर दी और फूलन को अपने गांव बेहमही लेकर आ गए थे। साल 1994 में फूलन को बेमही गांव में एक घर के कमरे में बंद कर दिया गया था। 3 सप्ताह की अवधि में कई पुरुषों द्वारा उसे पीटा गया, बलात्कार किया गया और अपमानित किया गया। गांव के चारों ओर नग्न करके घुमाया गया। इस 3 सप्ताह की कैद से भागने में सफल रही। बेमही से भागने के कई महीनों बाद फूलन बदला लेने के लिए गांव लौटी और 14 फरवरी 1981 की शाम को, उस समय जब गांव में एक शादी चल रही थी, फूलन और उसके गिरोह ने पुलिस अधिकारियों के रूप में पहनी हुई वर्दी में बेमही की शादी में शामिल हुई। फूलन देवी ने गांव के सभी राजपूतों को एक कुएं से पहले एक लाइन में खड़ा कर दिया और घुटने टेकने का आदेश दिया गया। गोलियों की बौछार हुई और 22 लोगों को भून कर रख दी।
बेमई नरसंहार ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीपी सिंह ने बेमई हत्याओं के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया। एक विशाल पुलिस अभियान शुरू किया गया जो फूलन का पता लगाने में सफल नहीं रहा, क्योंकि फूलन को इस क्षेत्र के गरीब लोगों का समर्थन प्राप्त था। रॉबिन हुड मॉडल की कहानियां मीडिया में घूमने लगी। फूलन देवी को बैंडिट क्वीन कहा जाने लगा। भारतीय मीडिया के वर्गों द्वारा एक निडर और अदम्य महिला के रूप में महामंडित किया गया, जो दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। बेमई नरसंहार के 2 साल बाद भी पुलिस फूलन को पकड़ने में असफल रही। इंदिरा गांधी सरकार ने आत्मसमर्पण पर बातचीत करने का फैसला किया। समय तक फूलन की तबीयत खराब थी। उसके गिरोह के अधिकांश सदस्य मर चुके थे। कुछ पुलिस के हाथों मारे गए थे और कुछ अन्य प्रतिद्वंदी गिरोह के हाथों मारे गए थे। फरवरी 1983 में वह अधिकारियों को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हुई। हालांकि उसने कहा कि उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है और उसने जोर देकर कहा कि हम केवल मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करूंगी। उसने यह भी आग्रह किया कि वह महात्मा गांधी और हिंदू देवी दुर्गा की तस्वीरों के सामने अपनी बाहें रखेंगी और पुलिस के सामने नहीं। और 4 और शर्तें फूलन देवी के द्वारा रखा गया। एक वादा कि आत्मसमर्पण करने वाले उसके गिरोह के किसी भी सदस्य पर मृत्युदंड नहीं लगाया जाएगा। गिरोह के अन्य सदस्यों के लिए कार्यकाल 8 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जमीन का एक प्लाट उसे दिया जाए। उसके पूरे परिवार को पुलिस द्वारा उसके आत्मसमर्पण समारोह का गवाह बनाया जाना चाहिए। एक निहत्थे पुलिस प्रमुख ने उनसे चंबल के बीहड़ों में मुलाकात की। फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के भिंड की यात्रा की, जहां उन्होंने गांधी और देवी दुर्गा के चित्रों के समक्ष अपनी राइफल रखी। दर्शकों में मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के अलावा लगभग 10,000 लोग और 3,300 पुलिसकर्मी शामिल थे। उसके गिरोह के अन्य सदस्यों ने भी उस समय उसके साथ आत्मसमर्पण कर दिया। डकैती और अपहरण के 30 आरोपों सहित फूलन पर 48 अपराधों का आरोप लगाया गया था। उसके मुकदमे को 11 साल की देरी हो गई। इस दौरान वह एक उपक्रम में रूप में जेल में रही। इस अवधि के दौरान उन्हें डिम्ब ग्रंथि अल्सर के लिए ऑपरेशन किया गया। 1994 में निषाद समुदाय के नेता बिशंबर के हस्तक्षेप के बाद फूलन देवी को पैरोल पर छोड़ा गया। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने फूलन देवी के खिलाफ सभी मामलों को वापस ले लिया। इस कदम ने पूरे भारत में सदमे की लहर भेज दी और सार्वजनिक चर्चा और विवाद का विषय बन गया। आमतौर पर फूलन देवी को डकैत के रूप में रॉबिन हुड की तरह गरीबों का पैरोकार समझा जाता था। सबसे पहली बार 1981 में वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने ऊंची जातियों के 22 लोगों का एक साथ नरसंहार किया, लेकिन बाद में उन्होंने इस नरसंहार से इनकार कर दिया था। बाद में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिद्वंदी गिरोह ने फूलन को पकड़ने की बहुत सी नाकाम कोशिशें रही। इंदिरा गांधी की सरकार ने 1983 में उनसे समझौता किया कि उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और उनके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और फूलन देवी ने इस शर्त के तहत अपने 10,000 समर्थकों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बिना मुकदमा चलाए 11 साल तक जेल में रहने के बाद फूलन को 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रिहा कर दिया। ऐसा उस समय हुआ जब दलित लोग फूलन के समर्थन में गोलबंद हो रहे थे और फूलन इस समुदाय के प्रतीक के रूप में देखी जाती थी। फूलन ने अपनी रिहाई के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 1996 में फूलन ने उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से लोकसभा चुनाव जीता और वो संसद तक पहुंची। 25 जुलाई सन 2001 को दिल्ली में उनके आवास पर फूलन की हत्या कर दी गई। उसके परिवार में सिर्फ उसके पति उमेद सिंह थे। शेखर कपूर ने माला सेन की 1993 की पुस्तक भारत की बैंडिट क्वीन द टू स्टोरी ऑफ फूलन देवी पर आधारित फूलन देवी के जीवन के बारे में उनके 1983 के आत्मसमर्पण के बारे में बताया। हालांकि फूलन देवी फिल्म में नायिका हैं, लेकिन उन्होंने इसकी सटीकता पर विवाद किया, इसे भारत में प्रतिबंधित करने के लिए संघर्ष किया। यहाँ तक कि उसने एक थिएटर के बाहर खुद को आत्मदवा करने की धमकी दी। फिल्म ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लेखक कार्यकर्ता अरुंधति राय ने अपनी फिल्म समीक्षा में द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक शीर्षक कहा रीस्टेज द रेप ऑफ द लिविंग वुमन विदाउट हर परमिशन के अधिकार पर सवाल उठाया और शेखर कपूर पर फूलन देवी का शोषण करने और उसके जीवन और उसकी गलत व्याख्या करने का आरोप लगाया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद अपराधी शेर सिंह राणा ने फूलन की हत्या की। हत्या से पहले वह देश के सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल से फर्जी तरीके से जमानत पर रिहा होने में कामयाब हो गया। हत्या के बाद शेर सिंह फरार हो गया।
कुछ समय बाद शेर सिंह ने एक वीडियो क्लिप जारी करके अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि ढूंढकर उनकी अस्थियां भारत लेकर आने की कोशिश का दावा किया। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ लिया। फूलन की हत्या का राजनीतिक षड्यंत्र भी माना जाता है। उनकी हत्या के छींटे उसके पति उमेश सिंह पर भी आए और फूलन के परिवार वाले उन्हें पीट भी चुके हैं। हालांकि उमेश आरोपित नहीं हुआ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो के अंत में छोटी सी अपील है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।